जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे हम लोग। तो देखिए हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस पर बात करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके डिटेल में जाकर सोर्स को कवर करेंगे और पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सो ये सेट ए का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 77 से देखिए। We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? यानी हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब आप समझते हैं जहाँ पे वैसी डेमोक्रेसी जहाँ पे पार्लियामेंट की बात की जाए, और इस तरह के मॉडल हमने ब्रिटिश मॉडल को अडॉप्ट किया है। लेकिन कुछ मायनों में हमारा जो मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल से अलग है। किन किन मायनों में? पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट्स हमारे पास। पहला कहा जा रहा है कि एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरिन। यानी जब बात आती है लेजिस्लेशन के प्रोसेस की तो उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो संसद है वो सुप्रीम है, सोवरेन है। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट की पावर लेजिस्लेट करने को लेके विधायी शक्तियाँ यानी कानून निर्माण की जो शक्तियाँ हैं वो लिमिटेड है, वो बिल्कुल सीमित है। दूसरा कहा जा रहा है भारत में जो मैटर्स हैं किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर के वो रेफर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। लेकिन ऐसा प्रोविजन ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं देखने को मिलता। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें सही हैं। तो अगर आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझा है, उसके मायने को अच्छे से समझा है, तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जो सबसे मुख्य अंतर है, आइए इसे सोर्स के साथ कवर करते हैं। सो ऑफ कोर्स पॉलिटी के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो करते हैं। चैप्टर 3 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं इस पर बात की गई है। तो इसमें से एक मुख्य विशेषता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की, कि किस तरह से हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, यानी कहीं कहीं पे संशोधन करना सरल भी है, कठिन भी है। उसके बाद फेडरल सिस्टम की बात की जाती है कि किस तरह से फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस भी देखने को मिलता है। इसी तरह से ऑफकोर्स हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। लेकिन कुछ मायनों में हमने, जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, ना कि अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम को। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में भारी कोऑपरेशन देखने को मिलता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं देखने को मिलता। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए CAPF 2022 में भी क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आप जरूर उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे देखें तो दो तरह की बातें होती हैं। पहला दो तरह की यहाँ पे फेडरल सिस्टम होती है। पहला सेपरेशन ऑफ पावर की और दूसरा डिवीजन ऑफ पावर की। नाउ सवाल ये उठता है कि सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में क्या अंतर है। तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट को 3 अंगों में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ऑफ कोर्स जुडिशियरी में। और इस तरह का सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है? अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का सिस्टम, क्योंकि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर पे फेडरल सिस्टम बेस्ड है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट को अपनाया है। लेकिन अगर आप भारत में देखें या फिर ब्रिटेन में देखें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पे जो पावर्स है उन्हें 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और ऑफकोर्स स्टेट लिस्ट में। तो यही दोनों के बीच मुख्य अंतर, यहाँ पे सेपरेट किया जाता है पावर्स को और यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो अगर आप इंडिया में भी देखें तो इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के ज़्यादा करीब है, ना कि अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम के। क्योंकि इसके पीछे की वजह जो मैंने बताई, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को लिया गया है, ना कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पर बेस्ड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जबकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ पावर पे बेस्ड है। अच्छा, क्या क्या फीचर्स हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पे दोनों तरह के एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं, नॉमिनल भी, रियल भी। दूसरा, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, यानी स्विम एंड सिंक टुगेदर वाली बात है। यानी जैसे कि आपको पता होगा अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे तो पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग होती है। इसके बाद अगर आप देखें तो लीडरशिप होगी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेट लेवल पे और प्राइम मिनिस्टर की ऑल इंडिया लेवल पे। डिसोल्यूशन होता है लोअर हाउस का, यानी लोकसभा का। इसके बाद बताया जा रहा है कि ऑफकोर्स इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पैटर्न पर बेस्ड है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी देखने को मिलते हैं। क्या क्या अंतर है? देखिए, हमारा जो भारत देश का संसद है वो सोवरीन बॉडी नहीं है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो ये पूरे तरीके से सोवरीन है। सोवरीन का मतलब होता है सार्वभौम,
यानी सारी शक्तियां ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में है। लेकिन अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, इंडियन स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे रिपब्लिक देखने को मिलता है, यानी इलेक्टेड हेड। जबकि ब्रिटेन में क्या देखने को मिलता है, मोनार्की देखने को मिलती है, यानी हेरेडिटरी हेड होता है। और अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें, चाहे वो इंडिया हो या फिर ब्रिटेन, प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। इसलिए प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कहा जाता है। सो फर्स्ट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसे लेके आपको जरा भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है और सोवरेन है, ये हम सबको पता है। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट में चेक लगा हुआ है, लिमिटेड है उनकी पावर। अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट करती है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट। ये सब बातें हमें पता है। अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। हमें ये भी बात पता है कि हाँ, इंडिया में ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी प्रोविजन है, अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को वायलेट करता है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जांच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करती है सुप्रीम कोर्ट की, और इसके बाद इसे चेक किया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। सो बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट था सेकेंड स्टेटमेंट में। क्या डाउट था? ये डाउट था कि इंडिया में सारे लोगों को तो नहीं चेक करने के लिए लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए, आपको डाउट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऊपर यहाँ पढ़िए कि हमें पूछा जा रहा है किन मायनों में इंडियन का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप इसे ऐसे सोचें कि ऑफकोर्स इंडिया में ये प्रोविजन है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को, क्योंकि यहाँ पे बात नहीं की गई कि सारे ही एक्ट को किया जाएगा या नहीं, किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को जो वायलेट करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर आप ऐसे सोचे, इसी के विपरीत क्या होता है, ब्रिटेन में ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बल्कि यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है। वो चाहे किसी भी लॉ को बना सकती है, किसी भी लॉ को खत्म कर सकती है। इन मामलों में कोर्ट का बिल्कुल आप कह सकते हैं 0% इंटरफेरेंस होता है, ये ब्रिटेन के अंदर। लेकिन इंडिया में इसका अपोजिट केस है इन दो मायनों में। ऑफकोर्स इंडिया में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बट इन मायनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोनार्की देखने को मिलती है ब्रिटेन पार्लियामेंट में, और ये भी आपको पता होगा कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, इसलिए इनके हाथों में इतनी पावर रहती है कि ये जब चाहे अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे कन्वेंशन देखने को मिलते हैं, और लॉज खास करके बहुत जल्दी बनाए जाते हैं, और बहुत जल्दी हटाने का भी प्रोविजन देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका में इसका विपरीत है, अमेरिका और भारत में इन दो मायनों में लेकर के। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा। अगर आपको क्लैरिटी है इन चीज़ों को लेकर के, तो आप काफ़ी आसानी से मार्क कर सकते हैं। दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमिटी से लेकर के एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि गोपालास्वामी अयंगर कमेटी ने सजेस्ट किया कि अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी टू बी डेजिग्नेटेड सोलली फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर के एक कमिटी में जो सेक्रेटरी होंगे उन्हें सोलली डेजिग्नेट किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे गलत है, ये एन गोपालास्वामी अयंगर कमेटी नहीं बल्कि फर्स्ट ARC कमेटी ने सजेस्ट किया था। फैक्चुअल है और बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ARC कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशन है, उन्हें याद रख पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। और अगर हम लोग सेकेंड देखें, इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। ये बात बिल्कुल सही है, फैक्चुअली करेक्ट है। तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 2 ओनली। देखिए, ऐसे सवालों के लिए आप कुछ खास कर नहीं सकते, बस जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ही पढ़ा जा सकता है। और अगर जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्किप करेंगे, और इन्हें स्किप करना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि जरा सी भी कहीं भी पॉइंट में मिस्टेक हुई तो गलती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और वैसे भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। बुद्धिमानी, सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमानी वाली बात होती है वो ये होती है कि सेलेक्ट करना कि कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद ही आसान सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्ट किया गया है? आर्टिकल 15, 19, 21 या 29? तो ये जो सिविल सर्विसेज 2021 वाला क्वेश्चन है, ये सेम सवाल आप देख सकते हैं सिविल सर्विसेज 2018 में भी पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया था 2018 में? राइट टू प्राइवेसी को इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में रखा गया है, और उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली यहाँ पे इम्प्लाई करता है। पहला कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14 और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट का प्रोविजन है वो। दूसरा कहा जा रहा है आर्टिकल 17। तो ये हमें पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसी में आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी के तहत राइट टू प्राइवेसी को इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3 होगा।
सो यही सवाल यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए जो लोग कहते हैं कि यूपीएससी में डायरेक्टली वर्बेटिम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो ऐसा नहीं है, बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज 2022 में ही देख लें तो इकोनॉमिक्स के 2 सवाल डायरेक्टली रिपीट हो गए, पॉलिटी के 1 या 2 सवाल डायरेक्टली रिपीट हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं और बहुत सारे इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सो अक्सर ही ये न्यूज़पेपर में चर्चा का मुद्दा रहता है आर्टिकल 21। सो इस क्वेश्चन को ऑफिशियल आंसर की में कैंसिल कर दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न देखते हैं क्यों कैंसिल किया गया। पहला कहा जा रहा है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़ने को लेकर कोई लॉ, कोई कानून ऐसा नहीं है जो इसे रेस्ट्रिक्ट करता हो। दूसरा कहा जा रहा है कि 1991 में लोकसभा इलेक्शन में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा। तीसरा कहा जा रहा है कि एग्जिस्टिंग रूल के मुताबिक इफ़ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेकेटेड बाय हिम हर इन द इवेंट ऑफ विनिंग इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अगर आप फर्स्ट को सोचें कि ऐसा कोई लॉ क्या है जो इस तरह की बातों को रोक लगाता हो कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से चुनाव लड़ा जाए, तो ऑफकोर्स अगर आप देखें इंडिया में तो बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, जो इन चीज़ों पर रोकथाम लगाता है कि बहुत सारे जैसे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव ना लड़ा जाए। तो फर्स्ट गलत है। और दूसरा अगर आप देखें तो 1991 में जो लोकसभा में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा। और तीसरा कहा जा रहा है कि रूल्स के मुताबिक अगर आप यहाँ पे ऐसे सोचें कि अगर कोई पर्सन है, उसने 3 जगहों से 3 सीटों से चुनाव लड़ा और अगर उसमें से एक उसने चुना, बाकी 2 वैकेंट रह गए, तो क्या इन 2 के लिए बाय इलेक्शन को लेकर के उससे उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर पर्सन को पैसे चुकाने पड़ेंगे? तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट बनना चाहिए हमारा आंसर बी, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैंसिल किया है। तो मैं भी इसके पीछे का जो रीज़न है, सो अगर आप देखें तो श्री देवीलाल जी के विषय में यहाँ पे दिया गया है 1989 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ और साइमल्टेनियसली इलेक्ट किए गए। तो मे भी ये रीज़न हो कि उन्होंने 1989 का चुनाव में पार्टिसिपेट किया, ना कि 1991 में। तो शायद इस वजह से इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने ड्रॉप किया, अदरवाइज फिर सभी इंस्टीट्यूट आंसर बी दे रहे थे 2 ओनली। बट ये भी मे भी गलत है, इसलिए इसे कैंसिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे 1991 की बात की गई है, लेकिन 1989 की वो बात है। 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें श्री देवीलाल ने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए और बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। पहला कहा जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है मीन्स एन एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज इज लॉक अप इन द पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन जेल। यानी जुडिशियल कस्टडी के तहत क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, जो आरोपी है, वो उसे पुलिस स्टेशन में लॉक किया जाए, ना कि जेल में। और दूसरा कहा जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी के दौरान पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होंगे केस के, उन्हें इंटरोगेट नहीं करने दिया जाएगा बिना कोर्ट के अप्रूवल के। तो ये तो बात बिल्कुल सही, क्योंकि ये जुडिशियल कस्टडी में है, तो पुलिस ऑफिसर को इंटरोगेट करने के लिए उनसे अक्यूज से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी कोर्ट की। लेकिन फर्स्ट में अगर डाउट है तो आइए क्लियर कर लेते हैं जुडिशियल कस्टडी को। सो कस्टडी, कस्टडिया वर्ड लेटिन कस्टडिया वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पर निगरानी रखना, वॉच और गार्ड करना। अब इसका मतलब ये होता है कि किसी दोषी को इस तरह से बंदी बनाना। इट मीन्स टू एप्रीहेंड समवन फॉर अ रीजन विच कुड आइदर बी टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम और फॉर द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन। यानी किसी पर्सन की सेफ्टी बनाए रखने के लिए किसी पर्सन को जब बंदी बनाया जाता है, उसे रोका जाता है, तो वो कहलाती है कस्टडी। बहुत बार लोगों को लगता है कि अरेस्ट और कस्टडी सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा अंतर है। अगर पर्सन को तभी अरेस्ट किया जाता है जब उसका दोष सिद्ध हो जाए, इफ जो उनकी गिल्टी है वो पता चल जाए उसके बाद। लेकिन कस्टडी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर कोई किसी पर्सन पर डाउट भी है तो, या फिर अगर उस पर दोष सिद्धि, उसके जो आरोप है वो सिद्ध ना हुए हो, फिर भी उसे कस्टडी में रखा जा सकता है टेम्पररी पीरियड के लिए। तो यहाँ पे 2 तरह की कस्टडी देखने को मिलती है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है? जब मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रखा जाए तो जुडिशियल कस्टडी कहलाती है। जबकि पुलिस कस्टडी में क्या होता है? पर्सन को जेल में एक्यूज्ड को जेल में रखा जाता है। फिर से समझिए, ऑफ कोर्स ये पुलिस कस्टडी है, तो पुलिस कस्टडी में अगर पर्सन को कहाँ पे रखा जाएगा? इज केप्ट इन जेल ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच इज टेम्पररी। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में क्या होता है? पुलिस स्टेशन में एक्यूज को रखते हैं, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है? जेल में रखा जाता है। जेल कह लें या प्रिजन कह लें, तो जेल और पुलिस स्टेशन में ऑफकोर्स अंतर है। पुलिस स्टेशन में किसको रखा जाता है? पुलिस कस्टडी में, और जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है जेल या फिर प्रिजन में।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप पढ़े तो कहा जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रखा जाता है ना कि जेल में। तो उल्टा कह दिया जा रहा है ये जुडिशियल कस्टडी है तो जेल में रखेंगे, जबकि पुलिस कस्टडी होती तो पुलिस स्टेशन में रखते। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है और सेकंड बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देखिए पॉलिटी के अंदर हमेशा ही 2, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्टली लक्ष्मीकांत और स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर नहीं होते। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी चर्चा का विषय था। रिया चक्रवर्ती वाला जब मैटर चल रहा था उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था, इस वजह से इसे हर न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। और अगर आप इसे थोड़ा लॉजिकली सोचते कि जुडिशियल कस्टडी, तो जुडिशियल कस्टडी जो है वो मजिस्ट्रेट के निगरानी में जो किया जाता है वो उनमें लॉकअप किया जाएगा, किसमें? जेल में, ना कि पुलिस स्टेशन में, जबकि पुलिस कस्टडी में यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लॉकअप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि बताता है कि जो इंडियन पॉलिटी है वो फेडरल है, यानी संघवाद का ढांचा देखने को मिलता है। पहला कहा जा रहा है कि जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उसे सेफगार्ड किया जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कि यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उससे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे और ये फेडरल ढांचे को प्रूव करता है। तीसरा कहा जा रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, यानी रीजनल पार्टीज जो लोकल लेवल की पार्टीज हैं वहां से भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिल सकते हैं यूनियन कैबिनेट से, इसी कारण से फेडरल है। या चौथा कहा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, इस वजह से ये फेडरल है। तो इस क्वेश्चन के सोर्स और डिटेल एनालिसिस पर बात करने से पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सो ये देखिए सिविल सर्विसेज 2017 का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा एक प्रावधान नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है। पहला कहा जा रहा है कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, यानी भारत देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है। दूसरा कहा जा रहा है कि पावर हैज़ बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी सेंटर और राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियों का विभाजन है इस वजह से फेडरल है। तीसरा कहा जा रहा है कि जो फेडरेटिंग यूनिट है उन्हें अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है राज्यसभा में। और चौथा कहा जा रहा है कि ये एग्रीमेंट है फेडरेटिंग यूनिट के बीच का। तो अगर आप इसे ऐसे सोचे तो ये ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग, इंडिया ने कनाडा का मॉडल को अडॉप्ट किया है फेडरलिज्म में, ना कि यूएसए में। देखिए यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट सामने आए मिल करके और सबने कहा कि भाई अब एक कंट्री बनाते हैं। ठीक है, ये यूएसए का मॉडल है। लेकिन अगर आप कनाडा में देखें तो पहले एक कंट्री थी, वहां से जो पार्ट है उन्हें अलग किया गया और यही चीज़ इंडिया में भी हुआ है। ऑफ कोर्स हमारा भारत देश पहला है, उसके बाद फजल अली आयोग और डिफरेंट आयोगों के द्वारा अलग अलग राज्यों का निर्माण देखने को मिला। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी स्टेट सिसीड कर सकती है। देयर इज नो राइट टू सिसीड फॉर एनी स्टेट। किसी भी राज्य के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो दोबारा से अगर चाहे तो एक अलग देश बना ले, या ऐसी कोई बातें यहाँ पे हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलती। तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। और अगर हम लोग फेडरलिज्म के फीचर की बात करें तो सबसे प्रमुख फीचर तो यही होगा कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी भी आयोग या किसी भी संस्था के अधीन नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलता है और ये फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फेडरलिज्म का। सो अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा फेडरल है, तो ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखिए ये सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है, यहाँ पे आप कह सकते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया गया, सेम ऑप्शंस भी हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा बिना कुछ सोचे। और क्या बाकी की बातें गलत है? नहीं, बातें तो बिल्कुल सही है, बी, सी और डी भी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ये फेडरलिज्म को प्रूफ नहीं करती। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्सेबल कर दिया जाए तो ये देश फेडरल कहलाएगा। अगर किसी देश में ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स नहीं। फेडरलिज्म अलग ढांचों पर चलता है। फेडरलिज्म में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखने को मिलती है वो देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ पावर्स का, कि पावर किस तरह से डिवाइड होती है 3 लिस्ट में, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये सब फीचर्स हैं, राइट। ये प्रोविजंस तो है बट ये फेडरल पार्ट को प्रूफ नहीं करते, ये संघवाद के ढांचे से मेल नहीं खाते। सो अगर आप बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लास 10th का चैप्टर 2 फेडरलिज्म NCERT में आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से फेडरलिज्म को समझाया गया है उदाहरण के साथ, कि फेडरल है कि सेंट्रल है, क्या क्या बातें होती है, किन किन देशों में फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। फेडरलिज्म के अगर की फीचर की बात करें तो सबसे पहले 2 या 2 से अधिक टीयर का गवर्नमेंट देखने को मिलता है। जो डिफरेंट टीयर होंगे वो सेम सिटीजन को गवर्न करेंगे, लेकिन सबका स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन देखने को मिलेगा अपने अपने तरीके से। उसके बाद ये जो जुरिस्डिक्शन
जुरिस्डिक्शन है वो स्पेसिफाइड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी बाकायदे लिखा होगा। जैसे अगर हम लोग देखें अपने 7th शेड्यूल में जहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो फंडामेंटल प्रोविजन होंगे, कैन नॉट बी यूनिलेटरी चेंज बाय वन लेवल, एक लेवल के द्वारा पूरे तरीके से बदले नहीं जा सकेंगे। कोर्ट के पास पावर होगा इंटरप्रेट करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो सरकार के डिफरेंट लेवल हैं उनके पावर्स को। और दूसरा कहा जा रहा है हाईएस्ट कोर्ट इस मामलों में सबसे ऊपर होगा, यानी जो भी डिस्प्यूट होंगे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच उन्हें रिजॉल्व करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, वित्तीय स्वायत्तता की बात की जा रही है। इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर अभी तक यूपीएससी के द्वारा जो पूछा गया सवाल, उसमें से सबसे बेस्ट मुझे ये क्वेश्चन लगा CAPF 2022 का। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। पहला कहा जा रहा है कोर्ट्स इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके पावर को। दूसरा कहा जा रहा है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगी यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उन्हें स्पेसिफाई किया गया है। तीसरा कहा जा रहा है कि जो पावर होगी यूनियन और स्टेट की, उसे स्पेसिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। चौथा कहा जा रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म बेस्ड है सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे, जो कि यहाँ पे गलत है। डिवीजन ऑफ पावर पे बेस्ड है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाले देशों में, जैसे अमेरिका में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो पावर है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड है। लेकिन अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जो इंडियन फेडरलिज्म है वो डिवीजन ऑफ पावर पे बेस्ड है, यानी यहाँ पे जो पावर है वो 3 लिस्ट के आधार पर डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये बात यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों हमने देखा भी। इसी चैप्टर में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है, जिसमें बताया गया है फेडरलिज्म के बारे में। इसी में आप देख सकते हैं ये 6th पॉइंट में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई है। और चौथे में कहा जा रहा है जो फंडामेंटल प्रोविजन है वो एक टीयर के द्वारा नहीं बदला जा सकता, सबकी जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। सारी बातें यहाँ पे सही हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हमने देखा ऑप्शन ए। बहुत ही कम क्वेश्चंस कर पाए हम लोग, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल्ड वे में कवर करेंगे इसी तरीके से। और नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। यही तरीका होता है PYQ को एनालाइज करने का, कि सबसे आप उस क्वेश्चन के डिटेल में जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद भी कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो सीरीज़ पर कवर करूँ, तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने राय लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।